गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे भारत की जलवायु के संदर्भ में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे जलवायु। क्लाइमेट, क्या हेडिंग लिखोगे? जलवायु। तो मित्रों, जलवायु सबसे पहले जलवायु कहते किसको हैं? किसको? मेरा कहने का मतलब है जलवायु किसको कहते हैं? तो दो चीज होती हैं, एक तो होता है मौसम और एक होता है जलवायु। एक क्या होता है? मौसम, और दूसरा होता है जलवायु। तो जलवायु से तात्पर्य है कि एक लंबे कालखंड के दौरान भूपृष्ठ पर या पृथ्वी की सतह पर या किसी निश्चित स्थान पर एक लंबे कालखंड के दौरान, यानी 15 साल, 20 साल, 25 साल, लंबे कालखंड के दौरान वहां पाई जाने वाली मौसमी दशाओं का योग क्या कहलाता है? उस भूभाग की या उस क्षेत्र की जलवायु कहलाता है। एक बार पुनः रिपीट करूंगा। एक लंबे कालखंड के दौरान किसी क्षेत्र विशेष की या किसी भूभाग की पाई जाने वाली मौसमी दशाओं का योग उस भूभाग की क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। 20 साल, 25 साल के दौरान। जबकि मौसम पर डे का होता है कि आज का मौसम कैसा है, ठीक है। एक ये निश्चित समय का होता है कि इसमें 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकते हैं, 5 दिन हो सकते हैं, तो उसको मौसम कहते हैं। और लंबा अगर वर्षों में आ जाए तो वो कहलाएगा जलवायु कहलाता है। जलवायु को सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था एक जर्मनी के विद्वान थे। कहां के? जर्मनी। और इनका विद्वान का नाम था व्लादिमीर कोपेन। क्या नाम था मित्रों? व्लादिमीर कोपेन। इस व्लादिमीर कोपेन ने भारत की जलवायु को क्या कहा? मानसूनी जलवायु बताया। कैसी जलवायु है भारत की? तो मानसूनी जलवायु है। ये किसने कहा? मानसूनी जलवायु। ये सबसे पहले किसने कहा? तो व्लादिमीर कोपेन को। अगर मोटे तौर पर देखा जाए, कैसे तौर पे? मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो भारत की जलवायु कैसी है मित्रों? तो भारत की जलवायु है मानसूनी जलवायु। लेकिन अगर आप डीपली जाओ और आंतरिक भागों में अगर विस्तार से उसका अध्ययन करो तो भारत की जलवायु भारत के मध्य से लगभग एक कर्क रेखा गुजरती है जो भारत को 2 पार्टों में डिवाइड करती है, ठीक है। जैसे मैं मानचित्र बना देता हूं एक छोटा सा और उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये बन गया भारत, और इस भारत के बीचों बीच से मित्रों एक रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा है ये? कर्क रेखा। अब इस कर्क रेखा के जो उत्तरी भाग में स्थित है उसे तो हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध कहूं या मैं शीतोष्ण जलवायु, क्या कहूंगा? शीतोष्ण जलवायु। और इस कर्क रेखा के जो दक्षिण में स्थित है इसे कहा जाता है कौन सी? उष्ण जलवायु। यह डिवाइडेशन किसने किया? तो व्लादिमीर कोपेन के अनुसार। देखो क्वेश्चन आएगा कि अगर सामान्य तौर पे देखा जाए या बात की जाए तो भारत की जलवायु है, तो मित्रों आपको याद रखना है मानसूनी जलवायु। लेकिन अगर देखे जाए कि विस्तृत आधार पे अगर अध्ययन किया जाए तो भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जबकि कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्ण कटिबंधीय या मैं कहूं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो मित्रों, जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, आप हेडिंग लिखो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ये तो आपको याद हो गया होगा ना।
जर्मन विद्वान कौन था? व्लादिमीर कोपेन। और व्लादिमीर कोपेन ने भारत की जलवायु को कैसा बताया मित्रों? तो मानसूनी जलवायु। कैसा जलवायु? मानसूनी जलवायु। अब देखो, हेडिंग लिखोगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। देखो कौन कौन से कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे पहला कारक मैं आपको बता दूं तो फर्स्ट नंबर पे जो कारक आता है उसे हम बोलते हैं अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति। दूसरे नंबर पर आता है समुद्र तल से दूरी। कौन सा है? समुद्र तल से दूरी। थर्ड नंबर पर आएगा समुद्र तल से ऊंचाई। फोर्थ नंबर पर है हिमालय पर्वत या मैं कहूं पर्वतों की स्थिति। पर्वतों की स्थिति। 5 नंबर पर हो जाएगा उच्चावच। क्या? उच्चावच। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा 6 नंबर पर पवनों की दिशा। ठीक है, तो ये से जो मुख्य कारक होते हैं, कई कारक होते हैं जिनको जो हमारी राजस्थान की या मैं कहूं हमारे भारत की या टोटल देखा जाए विश्व की जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो वो स्थान है या वो पॉइंट है, कारक है। सबसे पहला अक्षांशीय स्थिति। दूसरे नंबर पर समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, महासागरों की स्थिति है। महासागरों की स्थिति भी आ जाएगा। महासागरों की स्थिति। महासागरों की स्थिति। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, ये इंपॉर्टेंट आदि कारक होते हैं जो हमारे जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार मैं पुनः रिपीट करवा देता हूं, आप मेरे साथ देखिए। पहला कौन सा हो जाएगा? अक्षांशीय स्थिति। दूसरा समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, हिमालय पर्वत या मैं कहूं पर्वतों की स्थिति और उच्चावच। इसके अलावा मैंने दिया हुआ है कि पवनों की दिशा, महासागरों की स्थिति और महासागरीय धाराओं की स्थिति या महासागरीय धाराएं। ये हमारे जलवायु को क्या करती हैं? प्रभावित करने वाले कारक होते हैं या हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब आप एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अक्षांशीय स्थिति। तो पहली हेडिंग लिखिए मित्रों, अक्षांशीय स्थिति, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अक्षांश एवं देशांतरीय स्थिति। अब देखो अक्षांशीय स्थिति किस प्रकार से प्रभावित करती है, क्योंकि हम आपको दो चीज याद होनी चाहिए। अक्षांशीय स्थिति, मैं ग्लोब के बारे में आपको समझाना चाहूं तो ये होती है 0 डिग्री। इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, या मैं कहूं इक्वेटर रेखा कहा जाता है इसको। एक यहां पे निकलती है जिसको अपन बोलते हैं 23.5 डिग्री, और इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बात की जा रही है? कौन से? कर्क रेखा। और एक होती है जिसको अपन बोलते हैं 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ हो जाएगी, और ये साउथ, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। अब मित्रों देखो, सूर्य की जो स्थिति पड़ती है तो अधिकतर टाइम, ज्यादातर समय सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ती है मित्रों?
तो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं यहां पे कर्क रेखा पर। अब जो स्थान कर्क रेखा पर या भूमध्य रेखा पर स्थिति सीधी पड़ती है, तो जो स्थान इस भूमध्य रेखा पर होते हैं या भूमध्य रेखा के नजदीक होते हैं, वहां पर क्या होता है कि वहां पर दैनिक तापांतर जो होता है वो कम पाया जाता है और वार्षिक तापांतर भी कम पाया जाता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति यहां पे बरकरार बनी रहती है। इसलिए जो इनका दिन का और रात का जो टेम्परेचर है उसमें खासकर ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता है। यानी मैं कहूं कि ज्यादातर टाइम यहां पर लो प्रेशर स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? लो प्रेशर बेल्ट स्थापित हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम इससे ऊपर बढ़ते हैं या जैसे जैसे इससे हम साउथ में नीचे जाएंगे, तो क्या होगा, जो सूर्य की किरणें यहां पे सीधी पड़ती हैं उनका तिरछापन बढ़ता चला जाएगा दोनों दिशाओं में जाने पर। चाहे आप नॉर्थ में जाओ चाहे साउथ में जाओ, तो तिरछापन बढ़ता चला जाएगा। और जो स्थान इस भूमध्य रेखा से इक्वेटर से उतनी दूरी पर होगा, वहां पर क्या है कि इसकी तुलना में प्रेशर बेल्ट उतना ही कम होता चला जाएगा। उधर हाई प्रेशर हो जाएगा, यहां पर लो प्रेशर हो जाएगा। तो अक्षांशीय स्थिति किसी भी स्थान की हो, किसी भी देश की हो, किसी राज्य की हो, उसकी जलवायु को प्रभावित करने का सबसे इंपॉर्टेंट या मैं कहूं महत्वपूर्ण कारक होता है। देखो, इसके बारे में मैंने अभी बताया। अगर मैं विश्व के संदर्भ में आपको बताऊं तो मित्रों, यहां पे जो जलवायु पाई जाती है कितने डिग्री, या 0 से 23 डिग्री के बीच में, इसको बोलते हैं अपन उष्ण जलवायु। कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण जलवायु पाई जाती है। मतलब यहां से 23 से लेकर के 23 तक इस टोटल पूरे क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो इस क्षेत्र में मित्रों उष्ण जलवायु पाई जाती है। लेकिन यहां से लेकर 66.5 डिग्री की बात करूं मैं, 66.5 डिग्री तक, तो यहां पे जो जलवायु पाई जाती है, यहां पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। उष्ण जलवायु, शीतोष्ण। और अगर ऊपर की मैं बात करूं तो मित्रों यहां पे जो जलवायु पाई जाती है या इस जलवायु को हम कहते हैं शीत जलवायु। कौन सी कहा जाता है? शीत कहा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अक्षांशीय स्थिति के बारे में समझाना मैं आपको चाह रहा हूं कि अक्षांशीय स्थिति जो स्थान भूमध्य रेखा से जैसे उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर बढ़ेगा, तो उसमें क्या होगा कि वहां की जलवायु का अंतराल बढ़ता चला जाएगा, यानी विभिन्नता, डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह हुआ मित्रों कि अक्षांश और देशांतरीय स्थिति जलवायु को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर पे है समुद्र तल से दूरी। सेकंड नंबर पे कौन सा है? तो मित्रों सेकंड नंबर पर आप हेडिंग लिखोगे समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी। तो देखो, समुद्र तल से दूरी किस प्रकार से प्रभावित करती है जलवायु को? तो मित्रों समुद्र तल से जो दूरी होती है यह प्रभावित करती है, और समुद्र तल से दूरी जो प्रभावित करेगी, यानी दो चीज होती है, एक समकारी जलवायु और एक विषम जलवायु पाई जाती है। जो स्थान मैं भारत के संदर्भ में आपको बता देता हूं, ये भारत का डायग्राम है। जैसे ऐसा कुछ है भारत। अब इसकी जलवायु ये क्या होती है कि यहां पे समुद्र तट से सीमा लगी हुई है, तो यहां पे जो जलवायु पाई जाती है मित्रों, तो यहां पर जलवायु पाई जाती है वो सम जलवायु पाई जाती है। लेकिन जो स्थान समुद्र से जिस प्रकार से दूरी बढ़ती जाएगी, तो यहां पर जलवायु पाई जाती है वो विषमकारी जलवायु पाई जाती है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो स्थान समुद्र से जितना नजदीक होगा वो स्थान वहां पर सम जलवायु पाई जाएगी, और समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि वहां पर विषम जलवायु का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। देखो, जब बरसात होती है तो मानसून आते हैं, और यहां से मानसून आते हैं इस प्रकार से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की मैं बात करूं तो भारत में ये मानसून जो आते हैं, इधर कौन सी दिशा होती है? दक्षिण, और इधर होती है पश्चिम। तो इस दोनों के बीच में जो मानसून आता है इसको हम बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्या कहा जाता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। अब यहां ये समुद्र है, इधर कौन सा सागर है? अरब सागर।
अरब सागर, और ये जो तट मिले हुए हैं, तो यहां पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, आंतरिक भागों में बढ़ते जाएंगे, तो वहां पर विषम जलवायु पाई जाएगी। तो यहां पे जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, अंतराल जो तापांतर होता है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन यहां पर आप देखोगे, पश्चिमी राजस्थान की मैं बात करूं तो वो समुद्र से दूरी पर स्थित है, तो वहां पर क्या होता है कि टेम्परेचर ज्यादा भी बहुत स्पीड से होता है दिन के समय, और रात को देखा जाए तो वहां का टेम्परेचर बहुत स्पीड से माइनस में चला जाता है। यानी बालू के रेगिस्तान पाए जाते हैं, और उन रेगिस्तानों का बहुत अति शीघ्र गति से गर्म होते हैं और शीघ्र गति से क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं। जबकि लोग जो सम क्षेत्र पाए जाते हैं, यहाँ पे समकारी जलवायु पाई जाती है, तो इनका जो तापांतर होता है वो खास डिफरेंस नहीं होता। यानी अगर मैं कहूं कि दिन के समय उनका 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, तो रात के समय वो घटकर 38 पे हो जाएगा, 35 पे हो जाएगा, ज्यादा अंतराल नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो यहाँ पे दिन में 50 डिग्री हो जाता है, गर्मियों की बात की जाए तो 48 डिग्री 50 डिग्री, और रात के समय वो 0 माइनस पे चला जाता है, 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री प्लस में रह जाता है। यानी इतना अंतराल पाया जाता है। तो यानी मेरा कहने का मतलब, आपको समझाने का तात्पर्य है कि समुद्र तल से जो दूरी होगी वो एक जलवायु को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक होता है। दूसरी चीज मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जब इस प्रकार से यहां से मानसूनी पवनें आती हैं, तो ये पवनें यहां से अरब सागर से जलवाष्प मॉइस्चर ग्रहण करती हैं, और मॉइस्चर ग्रहण करने के बाद में यहां पश्चिमी घाट यहां टकराती हैं और यहां पर जाकर के वर्षा कर देती हैं। जब ये यहां वर्षा करने के बाद में इनका 50% जल तो यही रह जाता है, थोड़ा बहुत जल लेके आगे बढ़ेंगी तो यहां पे सतपुड़ा पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, इनसे टकराने के बाद में कर देती है, और यहां जैसे पहुंचती हैं तो उनके पास जल ही नहीं बचता, कम मात्रा में करती है। इसी प्रकार से जो बंगाल खाड़ी का जो मानसून आता है, और बंगाल की खाड़ी का मानसून यहां बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर लेता है, बंगाल की खाड़ी, इस बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करेगा, और यहां से जल ग्रहण करने के बाद में यहां पे वर्षा कर देता है, इन क्षेत्रों में वर्षा कर देता है, 7 सिस्टर्स में, और यहां पहुंचते पहुंचते तो उनका जल ही खत्म हो जाता है। तो राजस्थान में जब भी तो कम वर्षा होती है, तो क्यों होती है? उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? समुद्र तल से दूरी। ठीक है, एक महत्वपूर्ण कारक, और भी कारक है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट कारक है। नेक्स्ट 3rd नंबर पे हम लिखेंगे, ये तो था समुद्र तल से दूरी, और तीसरा नंबर कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। सी नंबर पे मैं लिखूंगा समुद्र तल से ऊंचाई। अब मित्रों देखो, समुद्र तल से ऊंचाई किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो यानी आपको पता होगा कि जब हम 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं, कितने मीटर है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? कम हो जाता है तापमान। यानी 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर धरातल से, यानी मैं कहूं समुद्र तल से, तो 165 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो कितना डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा? 1 डिग्री। और अगर आप 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाओगे तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाने पर 6.4 डिग्री 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी लगभग मैं कहूं कि लगभग 6 डिग्री तापमान कम हो जाता है। तो यानी जो स्थान समुद्र से जितनी ऊंचाई पर होते हैं, कई बार आपने देखा होगा ग्रीष्म ऋतु के दौरान एक ही अक्षांश रेखा पर तापमान में अंतराल पाया जाता है। पहाड़ों के ऊपर हम जाते हैं, मंसूरी, शिमला, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश हैं, तो धौलाधर, धर्मशाला, तो इन क्षेत्रों में क्या है? टेम्परेचर कम पाया जाता है। गर्मियों के दिनों में लोग वहां जाना पसंद करते हैं। तो उसका लॉजिक क्या है? कि वो लॉजिक यही है कि वो समुद्र तल से ज्यादा ऊंचाई पे है, और ऊंचाई पे होने के कारण उनका टेम्परेचर क्या है? कम पाया जाता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि समुद्र तल से ऊंचाई भी हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है 4th नंबर पर। तो देखिए 4th नंबर पर आता है मित्रों, और चौथा है जो जलवायु को प्रभावित करता है, या मैं कहूं डी कारण है। ABC लिख रहे हैं तो मैं डी लिख देता हूं। डी जो इंपॉर्टेंट कारण है वो है अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, और यहां मैं लिख देता हूं पर्वतों की स्थिति।
पर्वतों की स्थिति। अब देखो मित्रों, पर्वतों की स्थिति किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो पर्वतों की स्थिति प्रभावित करती है क्योंकि जो पर्वत होते हैं वो जलवायु को प्रभावित करने के इंपॉर्टेंट कारक होते हैं। राजस्थान में वर्षा कम होने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कारण बनता है वो यही है कि अरावली पर्वतमाला की स्थिति मानसून के समांतर होना। यही आता है ना, क्या आता है? अरावली पर्वतमाला की स्थिति मानसून के समांतर पाया जाना। जैसे ये बन गया भारत का नक्शा, जैसे ये भारत बन गया। अब इसमें अंतर्गत देखो मित्रों कि जो पर्वतों की स्थिति होती है, इसके उत्तर में यहां पे हिमालय पर्वत पाया जाता है। यहां पे कौन सा पर्वत पाया जाता है? ये हिमालय पर्वत है इन क्षेत्रों में। और हिमालय पर्वत का विस्तार होने के कारण यहां पे इधर चीन की तरफ से या तिब्बत की तरफ से जो शीत लहर आती है, कैसी लहर? शीत लहर आती है ये। तो ये शीत लहर होती है और कौन सी ऋतु में आती है ये? तो मित्रों शीत ऋतु के दौरान आती हैं। और इन शीत लहरों को ये हिमालय पर्वत इधर ही रोक लेता है ऊपर की साइड में। यानी मेरा कहने का मतलब भारत के अंतर्गत नहीं आने देता है। तो उनके जो शीत लहरों का जो प्रभाव है हमारे भारत में वो नहीं आ पाता है। और अगर वो शीत लहरों का प्रभाव आ जाता है तो उससे क्या है कि यहाँ की जो फसल है उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है, किसानों को काफ़ी घाटा जाता है, फसल पूर्ण रूप से गिर जाती है। तो ये इधर से आने वाली पवनों को रोकता है, शीत लहरों को। और जो थोड़ी मात्रा में जो हिमालय के ऊपर होकर जो पवन आती हैं तो उनसे क्या है, खासकर इतना प्रभाव नहीं होता है। तो हिमालय पर्वत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं दूसरी बात करूं कि यहाँ से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर ये शाखा जाती है, वो शाखा यहाँ से जलवाष्प ग्रहण करती है अरब सागर से। और अरब सागर से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद में यहां वर्षा करती है पश्चिमी घाट से टकराने के बाद। यहां पे सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली इनसे टकराने के बाद वर्षा करती है। और जो थोड़ी बहुत मात्रा में उसके पास जल बच जाता है वो शेष जल इसलिए हिमालय पर्वत से जाकर टकरा के पूरा खाली हो जाता है। अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो वो और आगे तक वर्षा करती, तो पूरी वर्षा यहीं पे हो जाती है। तभी तो यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है होती है ना। तभी यहाँ से बहुत सी ढेर सारी नदियाँ निकलती हैं हिमालय पर्वत से। तो वो भी क्या है कि हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा दूसरा मैं बताना चाहूँ कि ये जो अरब सागर ये मानसून की शाखा होती है, ये यहाँ से अरावली पर्वतमाला के पास से होकर निकलती है। और अरावली पर्वतमाला के पास से निकलती है, ये अरावली पर्वतमाला है। और इसकी शाखा ऐसे ऊपर होकर शांति से सीधी चली जाती है, तो यहाँ पे वर्षा कम करती है। इधर से जाती है वो अरावली के नीचे से होकर के निकल जाती है, तो यहाँ पे वर्षा नहीं होती। तो पर्वतों की स्थिति जलवायु को प्रभावित करने में इंपॉर्टेंट स्थिति होती है। चाहे मैं पर्वतमालाओं की बात करूँ, चाहे पठारों की बात करूँ, चाहे पर्वतों की बात करूँ। देखो दूसरे उदाहरण में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे पश्चिमी घाट पाए जाते हैं। जब ये यहाँ से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा आती है, कौन सा मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो इन घाटों से टकराने के बाद में यहाँ वर्षा कर देती है। और इसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जैसे हम कहते हैं मानसून का फटना। क्या कहा जाता है? मानसून का फटना कहा जाता है। यानी यहाँ पे मैं कहूँ कि लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड वर्षा होती है। कितने डिग्री? तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड वर्षा होती है इन क्षेत्रों में। तो वो किसकी वजह से होती है? इन पश्चिमी घाटों की वजह से होती है। अगर ये पश्चिमी घाट पर्वत नहीं होते तो इतनी वर्षा नहीं होती। दूसरी मैं बात करूं कि यहाँ पे पूर्वी घाट पाए जाते हैं भारत के मैप में, तो इन पूर्वी घाटों की ऊंचाई कम पाई जाती है तुलना में पश्चिमी घाट के। तो इनकी ऊंचाई कम पाई जाती है, इसलिए इधर वर्षा भी कम मात्रा में होती है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो पर्वतों की स्थिति होती है या हिमालय पर्वत की स्थिति होती है वो भारत की जलवायु को या भारत के मानसून को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक होता है। अब देखिए नेक्स्ट है, अगले नंबर पर आप लिखोगे ई नंबर पर या मैं कहूं 5वें नंबर पर, तो मैं बता देता हूं आपको उच्चावच। क्या? उच्चावच या मैं कहूं धरातलीय स्थिति। क्या कह सकते हैं इसके लिए? धरातलीय स्थिति।
तो ये जो धरातलीय स्थिति होती है, ये धरातलीय स्थिति भी इंपॉर्टेंट प्रभाव डालती है। यानी जो स्थान मैंने आपको अभी बताया था और वो मैं पुनः बता देता हूं कि हम समुद्र तल से या स्थल भाग से 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो कितने डिग्री, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होगा, कम हो जाएगा मित्रों। और अगर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाते हैं, कितनी, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो -6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जो समुद्र तल ये उच्चावत धरातलीय स्थिति होती है, कहीं पे क्या है, ऊबड़ खाबड़ धरातल है, कहीं पे पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पर्वतमाला, कहीं पठार पाए जाते हैं, फिर दोबारा से समतल मैदान पाए जाते हैं। तो ये जो उच्चावच होते हैं या पर्वत पठार मैदान जो होते हैं, ये हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पर्वतमाला है, इनसे टकराने के बाद में, अवरोध के बाद में यहाँ पे वर्षा होती है। देखो एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मानसूनी जो पवनें आती हैं या जो जलवाष्प लेकर के जो पवनें आगे बढ़ती हैं, तब तक उनके मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होती, कोई पर्वत पठार नहीं होता, तब तक वो वर्षा नहीं करती। क्योंकि संवहन की क्रिया होती है, जब पर्वत पठार मैदान से या मैं कहूँ पर्वतमालाओं से जाके टकराती हैं, संघनन की क्रिया होती है और संघनन की क्रिया के फलस्वरूप वहाँ पर क्या होता है, बरसात होती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि पहाड़ी भागों में ज़्यादा बरसात होती है। वो क्यों होती है, वो इसी के कारण होती है क्योंकि वहाँ पर संघनन क्रिया ज़्यादा होती है। और जबकि मैदानी भागों में मानसूनी जो पवनें होती हैं वो सीधे फटाक से बिना अवरोध के आगे बढ़ जाती हैं, तो वहाँ पर कम वर्षा करती है। तो ये धरातल उच्चावच हमारे जलवायु को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक है। अब देखिए नेक्स्ट अगला, देखो पहला हो गया अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, पर्वतों की स्थिति, उच्चावच। और नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ F नंबर पे, तो वो है पवनों की स्थिति या पवनों की दिशा। अब मित्रों देखो पवनों की दिशा भी किस प्रकार से प्रभावित करती है हमारी जलवायु को। तो पवनों की दिशा प्रभावित करेगी, देखो यहां से एक बार मैं पुनः इसको मिटाऊंगा और फिर से ये डायग्राम बनाऊंगा। देखो डायग्राम बनाने में जब आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठ जाओ तो इसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जितनी बार आप बनाओगे, जितनी बार आप मिटाओगे, उतना ही निखार आता जाएगा। और कहना चाहूंगा मैं तो कि एक ज्योग्राफर को 50% तो उसको कला का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो ज्योग्राफर कहलाता। नहीं तो ज्योग्राफर नहीं है। ज्योग्राफी का मतलब क्या है, अगर होगा जैसे 30% उसको नॉलेज होना चाहिए, 50% उसको कला का ज्ञान होना चाहिए, 10% बाहरी सब्जेक्टों का ज्ञान होना चाहिए, तभी ज्योग्राफर है। तो आप मानचित्र बनाओ, बार बार मिटाओ, तो उससे क्या होगा कि आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ साथ तो बहुत अच्छे से आप में निखार आएगा और जल्दी चीज़ें आसान हो जाएंगी आपको। अब देखिए फिर से मैं मानचित्र बनाऊंगा। देखो ये बन गया भारत। अब इसके अंतर्गत मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि पवनों की दिशा। तो मित्रों पवनों की दिशा किस प्रकार के प्रभावित करती है, एक सीधा सा उदाहरण बता रहा हूं राजस्थान के संदर्भ में कि ये देखो यहां पे एक पर्वतमाला पाई जाती है, ये पर्वतमाला है जिसको हम बोलते हैं कौन सी है ये, तो यहीं पे लिख देता हूं मैं अरावली। कौन सी पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला है। अब जब वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, ये कौन सी दिशा है, दक्षिण, और ये कौन सी है, पश्चिम। तो इधर से जो मानसून आते हैं इस पश्चिमी घाट से टकरा दे जाते हैं, यहां वर्षा कर देते हैं। इधर की एक दूसरी शाखा इस प्रकार से गुजरात से होती जाती है और वो इस प्रकार से इसके साइड से निकल जाती है। एक शाखा जो आती है वो इस प्रकार से अरावली के ऊपर से होकर निकल जाती है। यानी मैं कहूं कि पवनों की दिशा, ये दिशा इस प्रकार से थी तो इसके पास में होकर के निकल गए बिना बरसात किए हुए। अगर बरसात की भी तो बहुत कम मात्रा में बरसात की। लेकिन जो बंगाल खाड़ी की जो शाखा होती है, इधर की कौन सी खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो ये जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा आती है इस प्रकार से, ये यहां आकर इस अरावली से टकराती है
और अरावली पर्वतमाला से टकराने के बाद में यहां पे क्या होती है कि अरावली के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। तो अरावली के पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती है, जबकि अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भागों में, यानी मैं कहूं इधर रेगिस्तान वाले भागों में कम वर्षा होती है, क्योंकि यहां पे जो जलवाष्प होता है उनका इस पर्वतमाला से अवरोध के कारण टकराता है, और टकराने के कारण यहां वर्षा कर देती है। उनका जल जो होता है, मॉइस्चर जो लेके चलती है वो कम हो जाता है, और जो थोड़ा बहुत बचता है वो इधर वर्षा करती है। तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भागों में तभी वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है, या रेगिस्तानी प्रदेशों का विस्तार पाया जाता है। तो पवनों की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा मैं कहूं कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में ऐसे न होकर के अगर ये इस प्रकार से होती तो देखो ये पर्वत सभी इधर जाके टकरा जाती, तो इनसे क्या है कि इन क्षेत्रों में वर्षा होती, फिर इधर रेगिस्तान पाया जाता। तो अब मैं कहता हूं कि पर्वतों की स्थिति या पवनों की जो दिशा होती है वो हमारी जलवायु को प्रभावित करने का इंपॉर्टेंट कारण होता है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि उधर से ये शीत ऋतु के दौरान, कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु के दौरान ये उत्तर दिशा होती है, इधर पूरब होती है। तो उत्तर पूरब से मानसूनी पवनें आती है इस प्रकार से, और यहां पे क्या है, ये पवनें आती हैं, यहां इनमें सिर्फ ठंडी पवन होती है। जब तक बीच में कोई खाड़ी, महासागर, सागर पवनों के बीच में नहीं आएगा तब तक वो जल वाष्प कहां से ग्रहण करेंगे? तो जल ही नहीं होता, ठंडी पवन होती है, शीत लहर होती है, वर्षा नहीं होती, इनसे टेम्परेचर को गिरा देती है। जबकि यही पवन जो इधर से आती हैं और यहां से आने के बाद ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं, तो जल वाष्प ग्रहण कर लेती है, क्योंकि ये तो स्थल भाग है, इधर जल है ही नहीं, ये खाड़ी है, यहां जल वाष्प ग्रहण कर लेती है। और जल वाष्प ग्रहण करने के बाद में यहां पे कोरोमंडल तट में आके टकराती है, मैं कहूं तमिलनाडु राज्य में, और आंध्र प्रदेश के नीचे वाले या तेलंगाना के रायलसीमा पठार में टकराती हैं। तो यहां पर शीत ऋतु के दौरान, कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में घनघोर वर्षा होती है। यानी मैं तो इतना कहूं कि नवंबर दिसंबर माह में यहाँ पे बाढ़ के हालात हो जाते हैं, यहाँ पे वर्षा होती नहीं और यहाँ पे बाढ़ के हालात हो जाते हैं। और इसी टाइम में यहाँ से जो वर्षा होती है ये पश्चिमी विक्षोभों से होती है। कौन से होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। और ये पश्चिमी विक्षोभ भी कब आते हैं? तो शीत ऋतु के दौरान आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही था, ये आपकी समझ में आ चुका होगा। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टू मीट यू। जय हिंद, जय भारत।